गुड इवनिंग। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कंजर्वेटिव गुड इवनिंग उज्जवल। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव ये दो फोर्स पढ़ लिए थे। ठीक है, आज हम पढ़ते हैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। सबसे पहला सिंबल इसको यू से दिखाएंगे। हाँ, दूसरी बात, इतना तुम जानते ही होगे कि एनर्जी पोजेस्ड बाय पोजीशन। क्यों? मतलब सिंपल सी बात है कि अगर तुम किसी स्टोन को ऊपर ले गए इसकी पोजीशन की वजह से। क्यों? गुड इवनिंग एंडी। ड्यू टू पोजीशन, इसमें कुछ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। क्यों नहीं है? यही तो है, इसी टाइप से। मान लो ये स्प्रिंग है और इसको मैंने कंप्रेस कर दिया, मान लो यहां तक। तो अगेन ड्यू टू पोजीशन, इसमें स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी है या कई बार इसको हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी बोलते हैं, ध्यान रखना। तो ये तो खैर बचपन वाली बातें हो गई कि पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होती है। क्यों? पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। जैसे पहली फिगर में ब्लॉक कुछ हाइट पे रखा हुआ है, उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी है। दूसरी फिगर में स्प्रिंग से वो कंप्रेस्ड है, उस पोजीशन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी है। तो ये तो हो गई पुरानी बातें। अब चलते हैं नई बात। मैंने कल तुम्हें बताया था ना कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, हाँ, हो गया। हाँ, एनडी हो गया। जीपी का मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। एसपी का मतलब स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। और ईपी का मतलब इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ईपी का मतलब इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। हो गया। ठीक। हाँ, कल मैंने तुम्हें बताया था कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो केवल कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डिफाइंड है। क्यों? डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फोर्स, और इस कंजर्वेटिव फोर्स को मैं एफ कह देता हूं। चौथी बात, मान लो ये कोई स्पेस है, ठीक है, और इसमें कोई कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट कर रहे हैं।
तो कई बार ना हम इसको ये भी बोल देते हैं बेटा, जो है कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड भी कह देते हैं। तो कल की क्लास में था या नहीं था? हाँ, तो फिर अब तेरे को कल की क्लास करनी पड़ेगी। वैसे खैर बहुत ज़्यादा वो नहीं है कंजर्वेटिव का यार। एक्चुअल में जो है ना, कल हमने पढ़े थे कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस पढ़े थे बेटा, जो है तो पोटेंशियल एनर्जी केवल कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए डिफाइन होती है, ये हमने पढ़ा था कल। ठीक है, तो देखो ये स्पेस है, इसमें कंजर्वेटिव फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, तो इसको कई बार हम कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड भी कह देते हैं। तो एक बात बताओ कि अगर मैं किसी को ना, किसी बॉडी को मान लो इधर से उधर डिस्प्लेस करूंगा, तो कंजर्वेटिव फोर्स कुछ वर्क करेंगे कि नहीं करेंगे, बताओ जो है। वर्क इज डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो उस वर्क से रिलेटेड, समझ गए ना, उस वर्क से रिलेटेड जो क्वांटिटी आती है, वो एक्चुअल में पोटेंशियल एनर्जी होती है। अब एक्चुअल में क्या रिलेशन है वो भी बताऊंगा, पहले ये बताओ समझ में आया कि नहीं आया। कि मान लो मेरे कमरे में कंजर्वेटिव फोर्सेस लगे हुए हैं, तो मैं इसको कह सकता हूँ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है यहाँ पे। अब अगर मैं मान लो किसी बॉडी को मूव करता हूँ, ठीक है ना, इस किसी बॉडी को इसमें मूव करता हूँ, तो फिर कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करेंगे, नहीं है, कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करेंगे। तो उस वर्क से रिलेटेड जो हम क्वांटिटी डिफाइन करेंगे, उसको हम कह देते हैं पोटेंशियल एनर्जी। कुछ समझ में आया कि नहीं आया, एंडी बता। समझ में आ गया ना, कि अगर मेरे कमरे में कंजर्वेटिव फोर्स लगे हैं, तो मैं उसको कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड कह दूंगा। और जब मैं किसी बॉडी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाऊंगा, तो वही कंजर्वेटिव फोर्स क्या करेंगे, वर्क करेंगे। तो उस वर्क से रिलेटेड जो क्वांटिटी होगी, उसको हम कंजर्वेटिव वो कह देते हैं, मतलब सॉरी पोटेंशियल एनर्जी कह देंगे। अब वो क्या रिलेशन होगा वो बाद में आएगा। अब चलते हैं फिफ्थ पॉइंट। मान लो ये कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है, कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड, और मुझे इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस निकालना है। मान लो ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, ध्यान से देखना बेटा जो है। तो मुझे डेल्टा यू निकालना है, इसका मतलब यू फाइनल माइनस यू इनिशियल हो गया। तो मैं क्या करूंगा ना, सिस्टम को इनिशियल से फाइनल तक ले जाऊंगा, कोई सा भी पाथ दे सकता हूँ बेटा, ये ध्यान रखना। और उसमें कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क कैलकुलेट करूंगा और उसको माइनस कर दूंगा, तो वो डिफरेंशियल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। मतलब ये हो गया माइनस डब्ल्यू, हाँ, माइनस वर्क डन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ये डेफिनेशन है, बस ये समझ लो। ये डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी की है। डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी, उसकी डेफिनेशन है। अच्छा, मैंने तुमसे कहा कोई से भी पाथ में ले जा सकते हो, क्योंकि कल मैंने तेरे को तुम्हें बताया था ना कि कंजर्वेटिव फोर्सेस का जो वर्क डन होता है, याद है, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्सेस, वो पाथ से इंडिपेंडेंट होता है।
एक बार दोबारा सुन लो। अगर मुझे 2 पॉइंट्स इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस निकालना है, मतलब यू फाइनल माइनस यू इनिशियल करना है, तो तुम्हें सिस्टम को, जिसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, ध्यान रखना, सिस्टम को इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक ले जाओ और कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क कैलकुलेट करो और उसको माइनस कर दो, तो वो डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी आ जाता है। बस हो गया। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, अच्छी तरीके से सुन लो। अगर 2 पॉइंट्स हैं, एक इनिशियल पॉइंट है, एक फाइनल पॉइंट है, उनके बीच में मुझे पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस निकालना है, तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल होगा। वो किसके इक्वल होगा? सिस्टम को जिसकी हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, उसको इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक ले जाओ और कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क कैलकुलेट करो और उसको माइनस कर दो। तो बस ये वाली डेफिनेशन तुम अच्छी तरीके से देख लेना बेटा, देख लेना और समझ लेना। बस ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये डेफिनेशन अगर तुम्हें समझ में आ गई तो समझ लो तुमने जंग जीत ली बेटा। ये वाली डेफिनेशन में खूब दिमाग लगाना कि ये डेफिनेशन क्या बनाई है मैंने। ठीक है, अब चलते हैं 6th पॉइंट। अच्छा, पिछले में मैंने तुम्हें डिफरेंशियल पोटेंशियल एनर्जी बताया, लेकिन अगर मेरे को मान लो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, ठीक है, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, मान लो पी पॉइंट पे निकालनी है, तो इसमें सबसे पहले क्या होता है ना, एक रेफरेंस पॉइंट लिया जाता है बेटा, जो है रेफरेंस पॉइंट। आगे से मैं इसको आर पी कह दूंगा, हाँ, इज टेकन। अब तुम कहोगे रेफरेंस पॉइंट क्या चीज होती है? रेफरेंस पॉइंट वो होती है जहां पे हम पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मानते हैं। रेफरेंस पॉइंट का मतलब हो गया वेयर पोटेंशियल एनर्जी इज एज्यूम जीरो। मैं 2-3 बार लास्ट में रिपीट कर दूंगा तो तुम्हें सारी चीजें रिवाइज हो जाएंगी, ध्यान रखना। जीरो। तीसरी बात, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इनका जो रेफरेंस पॉइंट होता है, नहीं ग्रुप आर भी नहीं, ओनली रेफरेंस पॉइंट बेटा, जो है इनका जो रेफरेंस पॉइंट होता है, हाँ नहीं नहीं नहीं, इनका रेफरेंस पॉइंट इन्फिनिटी पे होता है बेटा, ये ध्यान रखना। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रोस्टैटिक, ईएल का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक है, ध्यान रखना, ईएल का मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी या इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, उसका रेफरेंस पॉइंट होता है जहां पे स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे है। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी या इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इसका मैंने तुमसे कहा रेफरेंस पॉइंट कहां पे होगा, वेयर स्प्रिंग इज, हाँ इंफिनिटी का मतलब इनफाइनाइट डिस्टेंस अवे, और क्या, ठीक है, वेयर स्प्रिंग इज
spring is neither compressed nor elongated. मतलब नेचुरल लेंथ होगी, इलास्टिक। स्प्रिंग ये हुआ, अब समझ में आ गया एंडी, ये हो गया, ठीक है। इसका मतलब नेचुरल लेंथ पे कह रहा। एक बार सारी चीजें फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, सुन लो। ये बचपन में तुम पढ़ते हो कि पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। दूसरी बात, मैंने तुमसे कहा पोटेंशियल एनर्जी केवल कंजर्वेटिव फोर्सेस में डिफाइन होती है। जैसे मान लो मेरे कमरे में कंजर्वेटिव फोर्सेस लगे हुए हैं, तो मैं ये भी कह सकता हूं कि यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है। अब मान लो मैं किसी सिस्टम को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाऊं, तो फिर वही कंजर्वेटिव फोर्स कुछ वर्क भी करेंगे, ठीक। और वो जितना भी वर्क करेंगे उसको माइनस कर दो, वो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। उसके बाद मैंने तुमसे ये कहा कि एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी अगर कहीं पे निकालना होता है तो फिर कहीं पे हमें रेफरेंस पॉइंट लेना होता है, और रेफरेंस पॉइंट वो होता है जहां पे हम पोटेंशियल एनर्जी को क्या मान के चलते हैं, जीरो मान के चलते हैं। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इसका रेफरेंस पॉइंट इंफिनिटी पे होता है। लेकिन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी या फिर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, उसका रेफरेंस पॉइंट नेचुरल लेंथ पे होता है, जहां पे स्प्रिंग ना तो कंप्रेस्ड है और ना ही क्या है, इलोंगेटेड है। लेकिन यहाँ पे एक नोट पॉइंट आएगा जो गोपी कह रहा था, नोट। एक्चुअल में क्या है ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी दो जगह पे आती है बेटा जो है। एक तो वर्क एनर्जी पावर वाले चैप्टर में, वर्क एनर्जी पावर, और एक ग्रेविटेशन में। अच्छा, वर्क एनर्जी पावर में क्या होता है ना, हम बहुत ज्यादा हाइट नहीं जाते हैं, स्मॉल हाइट तक ही रहते हैं। क्यों? स्मॉल हाइट तक ही रहते हैं। तो वहां पे जो रेफरेंस पॉइंट होता है वो हम ग्राउंड ले लेते हैं बेटा जो है। गोपी अब समझ में आ रहा है? ये बाद में धीरे धीरे अपने आप समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों कर रहे हैं हम जो है, ठीक है। तो वहां पे हम क्या ले लेते हैं, रेफरेंस पॉइंट ग्राउंड ले लेते हैं। लेकिन ग्रेविटेशन में तो हम पूरा यूनिवर्स कवर करते हैं ना। समझ में आ रहा है? बताओ जो है, ग्रेविटेशन में हम कम हाइट पे नहीं रहेंगे, पूरा यूनिवर्स कवर करेंगे। तो फिर वहां पे रेफरेंस पॉइंट क्या हो जाता है बेटा जो है, एक्चुअल जो रेफरेंस पॉइंट है वो क्या है बताओ जो है, वो फिर इंफिनिटी है। अब समझ में आ गई बात, कुछ नहीं आई? कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी दो जगह पे आती है, एक तो वर्क एनर्जी पावर वाले चैप्टर में, और वहां पे हम बहुत ज्यादा हाइट पे नहीं जाते हैं, तो रेफरेंस पॉइंट हम कहाँ पे ले लेते हैं, ग्राउंड पे। लेकिन ग्रेविटेशन में क्या होता है कि पूरा यूनिवर्स कवर करना होता है हमें, तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे रेफरेंस पॉइंट कहाँ लिया जाता है बेटा जो है, इंफिनिटी पे लिया जाता है, ठीक। खैर एनीवे, हम लोग स्टार्ट यहाँ से हुए थे, देखो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी से स्टार्ट हुए थे ना, ये था हमारा एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी एट पी। तो देखो यू एट पी क्या है, इसकी डेफिनेशन भी अच्छी तरीके से देख लेना। यू एट पी इक्वल टू माइनस वर्क डन फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट टू पी बाई कंजर्वेटिव फोर्स, बस हो गया।
ये इसकी डेफिनेशन हो गई। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी 2-3 बार बोल दूंगा, तुम समझ लेना अच्छी तरीके से। सुनो, रेफरेंस पॉइंट से पी तक लेके आओ, ठीक है ना, रेफरेंस पॉइंट से पी तक लेके आओ और कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क कैलकुलेट करो, उसको माइनस कर दो, तो वो पी पे पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। बस हो गया। एक बार दोबारा देखो, रेफरेंस पॉइंट से पी तक लेके आओ, ठीक है, रेफरेंस पॉइंट से पी तक लेके आओ, मतलब सिस्टम को या बॉडी को कह लो, और कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क कैलकुलेट करो और उसको फिर माइनस कर दो, ठीक है ना, उसको माइनस कर दो, तो वो कहलाती है पी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी। ये होती है। अब जैसे मैं पहले वाले फॉर्मूले को देखो कन्वर्ट करता हूं, मैंने ये लिखा था ना, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इक्वल टू माइनस वर्क डन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। ये लिखा था कि नहीं लिखा था बताओ? ये लिखा था ना गुड, ये लिखा था ना। अब सुन, हाँ बिल्कुल समझ में आ गया तेरा। अब जो इनिशियल पॉइंट है इसको रेफरेंस पॉइंट लिख लो और फाइनल पॉइंट को पी पॉइंट लिख लो। अब जरा बताना फॉर्मूला क्या बना, u एट p माइनस u एट रेफरेंस पॉइंट इक्वल टू माइनस वर्क डन, हाँ, फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट टू p बाई कंजर्वेटिव फोर्स। और जरा बताना बेटा, u एट रेफरेंस पॉइंट हमने कितना मान लिया है? 0 मान लिया। बताओ, जो एनडी कह रहा है यू एट रेफरेंस पॉइंट कितना मान लिया? 0। तो ये इसी में कन्वर्ट हो गया कि नहीं हो गया? बता जो है उज्जवल, बता बेटा, एक्चुअल में यही फॉर्मूला इसमें कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा? बता जो है, यही फॉर्मूला इसमें कन्वर्ट हो रहा है ना? बस हो गया, जो ये कह रहे बस हो गया। तो ये दो फॉर्मूले जो मैंने लिखे हैं इनको अच्छी तरीके से बेटा समझ लेना, ठीक है ना, बहुत अच्छी तरीके से इसको अंडरस्टैंड कर लेना, क्योंकि ये आगे आप कई जगह पे आना है, जो है ध्यान रखना, आगे कई जगह पे आना। ठीक, अब चलते हैं हम स्प्रिंग फोर्स और उसकी पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग फोर्स एंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी। और इसकी पोटेंशियल एनर्जी को मैंने क्या बोला था? दो नाम दिए थे ना। अब उसको तुम स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी कह दो या फिर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कह दो। सबसे पहली बात, यहाँ पे जो भी ना एक्स आएगा बेटा जो है, ठीक है, यहाँ पे जो भी एक्स आएगा वो या तो कॉम्प्रेशन होगा या इलोंगेशन होगा। समझ गए ना? एक्स या तो कॉम्प्रेशन होगा या इलोंगेशन होगा। ये कोऑर्डिनेट नहीं है, ध्यान रखना। दिस इज नाइदर कोऑर्डिनेट एंड नाइदर एक्स डिस्प्लेसमेंट। उज्जवल, बात समझ में आई बेटा? ये बता,
स्प्रिंग फोर्स या स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी में जहां भी एक्स आएगा वो या तो कॉम्प्रेशन होगा या फिर इलोंगेशन होगा, वो कोऑर्डिनेट भी नहीं होगा और एक्स डिस्प्लेसमेंट भी नहीं होगा। अभी हाँ सब कर रहा हूँ बेटा जो है, अभी सब कर रहा हूँ। दूसरी बात, अब ये बताओ कि नेचुरल लेंथ पे एक्स कितना होना चाहिए? हाँ, नेचुरल लेंथ पे एक्स 0 होना चाहिए। और अभी मैंने बताया वहां पे पोटेंशियल एनर्जी भी 0 होगी। क्यों? समझ में आ रहा है? बताओ जो है पोटेंशियल एनर्जी भी 0 होगी क्योंकि वही उसका क्या है बताओ जो है रेफरेंस पॉइंट है। ये भी क्लियर हो गया? ठीक। तीसरा, मैंने कहा तो सही, या तो कॉम्प्रेशन है या इलोंगेशन है, बस हो गया। कॉम्प्रेशन इलोंगेशन फ्रॉम नेचुरल लेंथ, फ्रॉम नेचुरल लेंथ। अभी फिगर में सब बता दूंगा, चिंता मत कर। नेचुरल लेंथ से जो भी कॉम्प्रेशन या इलोंगेशन है वो एक्स है बेटा जो है। समझ गया? नेचुरल लेंथ से जो भी कॉम्प्रेशन या इलोंगेशन है उसको क्या कह रहे हैं? एक्स कह रहे हैं। अब सुन, थर्ड थर्ड पहले लिख लेता हूं, उसके बाद प्रूफ करूंगा। हाँ, उसको स्प्रिंग जो फोर्स होगा वो माइनस के एक्स होता है, और स्प्रिंग की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो हाफ के एक्स स्क्वायर होती है। ये बिल्कुल आज के आज, अभी के अभी याद कर लो बेटा। अभी समझाऊंगा इसको बाद में, ये तुम अभी के अभी याद रख लो। अब तुम कहोगे के क्या चीज है? के को हम फोर्स कांस्टेंट या फिर स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। और इसकी यूनिट जरा देखना, पहले वाले से क्या दिख रही है बेटा, इस वाले से देखना जरा। न्यूटन पर मीटर दिख रही होगी तुम्हें, देखो जरा। के की जो यूनिट तुम्हें दिख रही होगी वो क्या दिख रही होगी? न्यूटन पर मीटर दिख रही होगी। क्यों? ये दिख रही होगी। और ये स्प्रिंग पर डिपेंड करता है बेटा जो है, डिपेंड्स अपॉन स्प्रिंग। अभी सब आ जाएगा। हाँ, अभी एकदम वो मत होना, परेशान मत होना। हाँ, स्प्रिंग के मटेरियल पे, केवल मटेरियल पे भी डिपेंड नहीं करेगा ना बेटा, वो कितने क्लोज हैं उसके स्प्रिंग के, कितने दूर हैं, कई चीजों पे डिपेंड करेगा। क्यों? नहीं, केवल मटेरियल पे डिपेंड नहीं करेगा ना, उनकी जो वाइंडिंग्स हैं वो कितनी क्लोज हैं, कितना दूर है, उन सब पर डिपेंड करेगा। ये कह लो है। ठीक। अच्छा बच्चे देखना, एक चीज का ध्यान रखना, बच्चे जो गलती करते हैं बेटा जो है, ठीक है, बच्चे जो गलती करते हैं वो सुन लो क्या है। बच्चे गलती ये करते हैं, जब मैं उनसे पूछता ना फोर्स क्या होता है, स्प्रिंग फोर्स, तो वो हाफ के एक्स स्क्वायर बोल देते हैं, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी है माइनस के एक्स बोल देते हैं। तो ये गलती मत करना। हाँ? ध्यान रखना बेटा जो है, बच्चे क्या करते हैं, मिहिका एक काम करते हैं, सुन, मिहिका का ये पहले पूरा कर लेता हूँ, ठीक है, ये पहले मैं पूरा कर लेता हूँ फिर बताता हूँ। तो समझ में आ रहा है बच्चे गलती क्या करते हैं बेटा? स्प्रिंग फोर्स अगर पूछते हो तो मैंने तुमसे कहा वो रिप्लाई करते हैं हाफ के एक्स स्क्वायर, और अगर मैं स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी पूछता हूं तो माइनस कर देता है। ये गलती तुम मत करना बेटा जो है। अब चलते हैं फोर्थ पॉइंट। ये बताओ कि एफ वर्सेस एक्स, तुम्हें लग रहा है कुछ ऐसा ग्राफ होना चाहिए? पहले बताओ।
बताओ बेटा जो है एफ इक्वल टू माइनस के एक्स, वाई इक्वल टू एम एक्स से कंपेयर कर लो। ये बताओ y इक्वल टू एम एक्स से कंपेयर कर लो, तो ये y एफ इक्वल टू माइनस के एक्स ये बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, बताओ जो है। हाँ ये हो गया। और एक छोटी सी बात कि अगर ये वाला एंगल अल्फा हो तो फिर जो टेन अल्फा होगा वो स्लोप बनेगा और वो माइनस के इक्वल होगा। क्यों माइनस के इक्वल होगा? वैसे एक बच्चों वाली बात बताओ कि अगर मान लो ये वाला एंगल बीटा होता, अब ये तुम खुद सोचोगे ना बेटा जो है, इसका मतलब जो टेन बीटा होगा, हाँ टेन बीटा, वो फिर के इक्वल होगा। समझ में आ रहा है? बताओ टेन बीटा किसके इक्वल होगा? के इक्वल होगा। अब एक चीज और देखो, इस जगह पे x जीरो है ना, फोर जीरो है। हाँ इसका मतलब ये नेचुरल लेंथ है। क्यों? ये नेचुरल लेंथ है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो होगी। क्यों? इसका मतलब ये रेफरेंस पॉइंट है। कोई डाउट है तो बता दो बेटा जो है। बताओ इस वाले पॉइंट पे कोई डाउट तो नहीं है? इस जगह पे x जीरो है, फोर जीरो है, नेचुरल लेंथ है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो है और रेफरेंस पॉइंट है। अब सिंपल सी बात है कि अगर तुम जो है ना इसके इधर को ध्यान से देखना बेटा जो है, इधर को कॉम्प्रेशन कहते हो। मान लो तुम इधर को कॉम्प्रेशन कह रहे हो, तो फिर इसका मतलब इस साइड में क्या मान लोगे तुम इसको? एक तरफ कॉम्प्रेशन मानोगे तो दूसरी साइड में क्या मानोगे बताओ जो है? इलोंगेशन मान लोगे बस हो गया। उज्जवल समझ में आया बेटा? ये बता जो है, बिल्कुल सेंटर पे तुमने इसको नेचुरल लेंथ मान ली, तो इसका मतलब एक तरफ अगर कॉम्प्रेशन मान रहे हो तो दूसरी तरफ उसको क्या मान के चलोगे बताओ जो है? दूसरी तरफ इलोंगेशन मान लोगे बस हो गया। ये ठीक। अब चलते हैं पांचवें पॉइंट पे। मी का भी बताता हूँ बेटा। नहीं वो कोई भी ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, कुछ भी ले ले कोई नहीं, ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं है। अब मैंने पोटेंशियल एनर्जी क्या बताई? हाफ के एक्स स्क्वायर बताई ना। ये बताई। तो ये तुम्हें पैराबोला लग रहा होगा, देखो जरा। देखो तुम्हें ऐसा पैराबोला दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बेटा, ये बताओ। हाँ ये तुम्हें ऐसा पैराबोला दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बताओ जो है? ये हो गया। फिर से वही बात आ जाओ, इस जगह पे एक्स जीरो दिख रहा होगा, तो यहाँ पे फोर्स भी जीरो होता है, पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो होती है, और नेचुरल लेंथ कहते हैं इसको। और यही क्या होता है, इसका रेफरेंस पॉइंट भी होता है बस हो गया। और फिर से वही वाली बात थी, अगर तुम इसको इलोंगेशन ले लेते हो, इस साइड में इलोंगेशन ले लेते हो, तो इसका मतलब इधर को कॉम्प्रेशन कहोगे फिर। क्यों? समझ में आ गया या नहीं आया बेटा बताओ जो है? क्यों? समझ में आया कि नहीं आया बताओ जो है? और इस ग्राफ से तुम्हें एक चीज दिख रही होगी, ग्राफ या इक्वेशन कुछ भी कह लो,
कि जो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी होगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। क्यों बताओ जरा। ये बताओ, स्प्रिंग की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। इसका मतलब ये निगेटिव नहीं हो सकती है। क्यों? स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कांट बी नेगेटिव। अब थोड़ा मिहिका का रिप्लाई कर देते हैं। मिहिका एक्चुअल में क्या है ना, कोई भी स्टडी आवर्स जो होते हैं देख, वो इतना तो पक्का होता है कि वो स्टूडेंट पे डिपेंड करते हैं ना, नहीं है बता जो है, डिपेंड्स अपॉन स्टूडेंट। मतलब वो एक फिक्स रूल नहीं बना सकते आप जो है, नहीं है, एक फिक्स रूल नहीं बना सकते। जैसे मैंने अपनी लाइफ में बताऊं मैं तेरे को, तुम्हें दो तो फर्स्ट टॉपर्स देखे हैं बेटा, जो आईआईटी के फर्स्ट टॉपर्स, आईआईटी फर्स्ट टॉपर्स, जिनसे मेरा पर्सनल इंटरेक्शन रहा है, ठीक है। और एक ना, पहले सुन बेटा, बहुत पहले की बात है जो है, ठीक। और एक मैंने देखा है, पहले एससीआरए का एग्जाम होता था बेटा जो है, अब नहीं होता वो, स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस। ये मतलब बेटर देन आईआईटी माना जाता था, बहुत कम सीट होती थी, अब नहीं होता वो, बेटर देन आईआईटी माना जाता था जो है, क्योंकि लिमिटेड सीट होती थी, टोटली मेरे ख्याल से 30 सीट हुआ करती थी। हाँ, यूपीएससी कंडक्ट करवाती थी बेटा इसको ना, यूपीएससी कंडक्ट करवाती थी, 30 सीट्स होती थी। तो पहले मैं इसका बता देता हूँ, ये बहुत पुरानी बात है, जब मैं भी स्टूडेंट टाइप का ही था बेटा जो है ना। तो ये एससीआरए में था, तो ऐसे इसको एक बार ऐसे वो लगी जो है, थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में था, कि चलो आईएएस की तैयारी करते हैं जो है, ठीक है। तो इसने मैं देखा कि वो सिलेबस देखा, हाँ सिलेबस देखा, ये 80% तो हो गया, इस बार 2-3 महीने रह गए हैं, तो 20% में मेंस तक पहुंचूंगा, फाइनल नहीं होगा जो है, ठीक है। मेंस तक पहुंचूंगा, फाइनल नहीं होगा, क्योंकि ये 20% में टाइम लगेगा, अगले साल फाइनल हो जाएगा। एंड यू विल नॉट बिलीव, उसका बिल्कुल वैसे ही हुआ, कि उस साल जो है उसका मेंस हुआ, और अगले साल फिर क्रैक कर गया। वो अलग बात है, उसने फिर आईएएस भी छोड़ दिया था, एससीआर में ही रहा जो है। अब काफी समय से मेरे टच में नहीं, अब तो रिटायर हो रहा होगा। तो ये कॉन्फिडेंस लेवल, तुम एक बात बताओ कि आईएएस निकालने में लोग 3-3 4-4 साल लग जाते हैं, और वो उस समय जब स्टूडेंट था, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर का बेटा जो है ना, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर का जो स्टूडेंट था, तब वो ऐसे देख रहा था लगाओ जो है, कि ये 20% रह गया, मतलब जो 80% उसने कहा कि हो गया तो हो गया उसको, अब कुछ भी पूछ लो उसमें जो है। तो वही मैंने कहा ना, स्टूडेंट टू स्टूडेंट वो करता है। वैसे ही जैसे मैंने आईटी का एक टॉपर जब देखा था, तो क्या हुआ कि उसमें फिरजी में जो है, मैं नया नया वो हुआ था, तो वो फिरजी के वैसे ही टेस्ट थोड़े बहुत टफ बनाते हैं वो लोग, तुमने देखा ही होगा जो है, नहीं है, फिरजी के टेस्ट टफ बनाते हैं काफी। तो मेरे एग्जामिनेशन हॉल में था बेटा जो है, यू विल नॉट बिलीव कि मतलब जो है वो, मतलब हम टीचर हैं बेटा जो है, हमें क्वेश्चन पढ़ने में टाइम लगेगा, ठीक है। वो क्वेश्चन पढ़ रहा था, और दिमाग में उसका पूरा एनालिसिस हो रहा था, मतलब वो क्वेश्चन पढ़ा, मतलब समझ में आ गया, बस हो गया, उसको क्या करना है जो है। तो ये गॉड गिफ्टेड होते हैं कुछ चीज में, समझ गए ना, कुछ चीजें में, मतलब पीसीएम में मान लो, पीसीएम में वो गॉड गिफ्टेड होते हैं बेटा, उसको तुम कुछ कर नहीं सकते जो है। मतलब क्वेश्चन पढ़ा, मतलब समझ में आ गया, बस ये समझ कि क्वेश्चन पढ़ा और समझ में आ गया उसको, कि क्या करना है, वो सीधे लिखता जा रहा है। मतलब तुम्हें क्वेश्चन पढ़ने में टाइम लगेगा, समझना तो बहुत दूर की बात है बेटा जो है। तुम्हें का मतलब एक नॉर्मल आदमी को जो है, ठीक है, पढ़ा और करता जा रहा है, बस हो गया। उसी टाइप से दूसरे को मैंने देखा था, उसका भी बहुत बेटा वो था जो है, मतलब इनकी रीडिंग कैपेसिटी और वो जो है ना, बिल्कुल एक्स्ट्रा वो होती है जो है, गॉड गिफ्टेड होते हैं।
तो मेरा कहने का ये मतलब था, वो डिपेंड करता है स्टूडेंट पे, लेकिन फिजिक्स में एक जनरल रूल चलता है बेटा, ये जरूर है कि जनरल लॉ ऑफ फिजिक्स, वो बिल्कुल ये है कि ये ना कंसेप्ट बेस्ड है बेटा। कंसेप्ट अगर तुम्हें क्लियर है, एक तो कंसेप्ट बहुत क्लियर होने चाहिए, उसके बाद कुछ मॉडरेट नंबर ऑफ क्वेश्चंस। मॉडरेट ऐसा भी नहीं कि केवल तुमने कंसेप्ट क्लियर कर लिया और बिल्कुल क्वेश्चन नहीं किए, मॉडरेट नंबर ऑफ क्वेश्चंस। और वो क्वेश्चंस भी राइट सीक्वेंस में आने चाहिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट सीक्वेंस। मतलब ए के बाद बी आना चाहिए, बी के बाद सी आना चाहिए, सी के बाद डी आना चाहिए बेटा जो है। ठीक, इतना तुमने कर लिया तो तुम्हें उतना ज्यादा लोड नहीं पड़ता। और इसमें फिजिक्स में क्या होता है, ये ना ये बहुत टाइम लेता है बेटा जो है, एक नॉर्मल चाइल्ड के लिए। हाँ, ये ध्यान रखना, और नॉर्मल चाइल्ड ये बहुत टाइम ले लेता है। और मॉडरेट नंबर ऑफ क्वेश्चंस के लिए मैंने फिर भी कम ही बुक्स बताई हैं, बहुत ज्यादा नहीं बताई हैं। अगर तुम देखोगे ना, जैसे बाकी लोग तो कहते हैं ये कर लो, वो कर लो, फला कर लो, ढिमका कर लो जो है, तो मैंने फिर भी उतना नहीं बताया और राइट सीक्वेंस भी बताई है। तो मिही का ये तेरे को देखना पड़ेगा बेटा जो है। अब वो स्टडी आवर्स तेरे पे डिपेंड करेंगे, लेकिन पिछली बार वाला तेरा जो टेस्ट था वो ठीक था तेरा। अगर तूने, मैं मान के चल रहा हूँ कि तूने ऑनेस्टली दिया होगा, क्योंकि तुम घर से देते हो, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि तुमने ऑनेस्टली दिया होगा। ठीक है, तो अगर तूने ऑनेस्टली दिया है तो तेरा बहुत अच्छा स्कोर था बेटा, और मैं मान के चल रहा हूँ कि ठीक ही दिया होगा तुमने। ठीक है, तो अच्छा स्कोर था, सही चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये ध्यान रखना, कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, फिर मॉडरेट नंबर ऑफ क्वेश्चंस, और फिर राइट सीक्वेंस। जैसे तू एक बात बता उज्जवल, तू बता बेटा जो है, तू मेरे बहुत पीछे पड़ रहा रहता है, ये कर दूं, वो कर दूं, वो कर दूं। तो ये बता कि दो फिजिक्स में जैसे दे रहा है, इधर उधर अब क्वेश्चंस दे रहा है, टेस्ट वगैरह दे रहा है, तो फिजिक्स में बता तेरे को कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बता जो है। एक बात बता, फिजिक्स में बिल्कुल सही बताना, दिल से बताना बेटा जो है, ऐसे नहीं खाली कि सर को बोल दूं जो है। ये बता फिजिक्स में तेरे को आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, तेरे नंबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ये बता बेटा। क्यों? जबकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन भी, मैं नहीं कहता हूँ कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन करवाए हूँ मैंने जो है। क्यों जुल बता? ऐसा नहीं कि मैंने बहुत ज्यादा क्वेश्चन करवा रखे हूँ बेटा। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, हाँ ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये देख। चलो अब लौटते हैं। तो ये तो मैंने तुम्हें बढ़ा दिया स्प्रिंग फोर्स और स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। अब इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं, सुन ले एनडी। देखना, हाँ ध्यान से देखना। मान लो, अरे यार भैया, कुछ नहीं है जिंदगी, ये तुम लोग जो है ना, मुझे तो खाली चक्करों में पड़ा रहता है, ये कुछ है नहीं, खाली माया मोह है और कुछ नहीं। हाँ समझ गए ना, ये माया मोह है, कुछ नहीं है। देख, ये ब्लॉक है मान ले, यहाँ पे इसकी नेचुरल लेंथ है, ये तो लग ही रहा होगा इसमें फोर्स जीरो होगा और पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो होगी, ये तुम्हें लग रहा होगा। क्यों? अब ये बताओ कि अगर मैं इसको ना एक्स इधर को कंप्रेस करता हूं, तो तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा फोर्स इधर को आएगा? पहले ही बताओ, बताओ ऐसा फील आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताओ जो है। अगर मैं एक्स इधर को कंप्रेस करूंगा तो फोर्स इधर को आएगा, और अगर मैं इसको एक्स इधर ले जाऊंगा तो तुम्हें लग रहा होगा फोर्स इधर को आएगा। ये बताओ, ये क्लियर है कि नहीं, बताओ जो है। इतना तो तुम्हें फील आ रहा होगा ना, खुद ही फील आ रहा होगा कि एक्स अगर मैं लेफ्ट को ले जाता हूं तो फोर्स राइट में आएगा, एक्स अगर मैं राइट में ले जाता हूं तो फोर्स
लेफ्ट में आएगा। हाँ, इसका मतलब ये हो गया कि जो फोर्स है वो एंटी पैरेलल टू एक्स हो गया। बताओ क्लियर है? ये बताओ, ये क्लियर है? फोर्स एंटी पैरेलल टू एक्स हो गई, ये तो क्लियर है ना? ठीक। अब ये जो एंटी पैरेलल आ रहा है इसके लिए मैं माइनस साइन लगा दूंगा। समझ गया ना? इसके लिए मैं माइनस साइन लगा दूंगा। दूसरी बात, अब ये बताओ तुम्हें ये फील आ रहा है कि अगर एक्स बढ़ता है देन फोर्स भी बढ़ेगा। हाँ, फोर्स भी बढ़ेगा। हाँ हाँ हाँ, फोर्स भी बढ़ेगा, लेकिन वो लीनियरली बढ़ता है बेटा, ये ध्यान रखना। इंक्रीजेस लीनियरली। एक सेकंड, मच्छर हो रहे हैं, जरा वो जला देता हूँ। तो इसका मतलब तुम ये कह सकते हो देयरफॉर एफ प्रपोर्शनल टू एक्स हो गया। बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया? पहले ये बताओ बेटा जी। लीनियरली बढ़ने का मतलब यही तो हो गया ना, एफ प्रपोर्शनल टू एक्स। इसका मतलब अगर तुम एक्स को डबल कर देते हो, मान लो एक्स को डबल किया, तो फिर फोर्स भी डबल हो जाएगा। क्यों? अब ध्यान से देखो बेटा जो है कि ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होगा, पूरा बेसिक से चलते हैं ना बिल्कुल जो है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जिसको मैं के कहूंगा, वो एक बात बताओ कि अलग अलग स्प्रिंग के लिए अलग अलग आएगा कि नहीं आएगा? एंडी बता बेटा जो है, अलग अलग स्प्रिंग के लिए अलग अलग आएगा कि नहीं आएगा? बताओ जो है। ठीक, तो इस के की जो वैल्यू होगी वो डिफरेंट फॉर डिफरेंट स्प्रिंग्स होगी। इसका मतलब एक तरीके से वो स्प्रिंग डिपेंडेंट हो गया। क्यों? जैसे मतलब ऐसे समझे ना, मैंने एंडी को भी एक थप्पड़ मारा, गोपी को भी एक थप्पड़ मारा, मतलब एफ यहाँ पे थप्पड़ हो गया, और एक्स यहाँ पे गुस्सा लेवल हो गया, गुस्सा। तो मैंने एंडी को थप्पड़ मारा और गोपी को थप्पड़ मारा, तो दोनों को गुस्सा आया। अब दो थप्पड़ मारे तो दोनों का गुस्सा डबल हो गया। तीन थप्पड़ मारे तो तीनों का गुस्सा ट्रिपल हो गया। समझ गए ना? तीनों का गुस्सा ट्रिपल हो गया बेटा जो है। लेकिन गुस्सा कितना आया वो तो एनडी और गोपी में अलग अलग होगा ना। ये पहले बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बेटा? ये बताओ जो है कि मैंने एक की जगह दो थप्पड़ मारे, दो की जगह तीन थप्पड़ मारे। ठीक, तो वो क्या हो रहा है, गुस्सा लेवल भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन वो गुस्सा लेवल कितना है बेटा जो है, क्या वो गोपी और एनडी में सेम होगा? ये बता, बता बेटा जो है। नहीं होगा ना। पता लगा कोई मैंने ऐसे वैसे आदमी को मार दिया थप्पड़, वो तो बंदूक लेके आ जाएगा जो है। कहाँ है जो है? हाँ हाँ, समझ गया ना, वो तो बंदूक लेके आ जाएगा बेटा जो है। ये बता जो है, तो कह रहा मेरा के तो जीरो है जो है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब मैं ये बताऊं कि जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊंगा, पूरा सब कुछ करूंगा, तो एफ इक्वल टू माइनस के एक्स। अब तुम्हें लॉजिकल लग गया? बताओ। अब ये बताओ, अब ये लॉजिकल लग गया कि नहीं लग गया बेटा? बताओ जो है गोपी। अब बता, जब मैंने इसको हटाया तो ये बता, एफ इक्वल टू माइनस के एक्स लॉजिकल लगा कि नहीं लगा? बता जो है। ये हो गया, ठीक है। अब चलते हैं दूसरा फॉर्मूला, u इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर।
अब ध्यान से देखना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है बेटा। ये जो u इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर है, ये एक्चुअल में पोटेंशियल एनर्जी एट कॉम्प्रेशन और इलोंगेशन। एक्स है, क्यों नहीं? तो ये u इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर क्या है बताओ, जो पोटेंशियल एनर्जी एट कॉम्प्रेशन या इलोंगेशन क्या है, एक्स है जो है। ठीक, तो अब देखो, हाँ मेरे को यू एक्स निकालना है, इक्वल टू माइनस वर्क डन फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट टू एक्स बाई कंजर्वेटिव फोर्स। बताओ ये क्लियर है? गोपी बता बेटा जो है, अभी जो डेफिनेशन पढ़ी थी ये बता। u एट p इक्वल टू माइनस वर्क डन फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट टू p। अब बता, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? बता जो है, यू एक्स निकालना है तो माइनस वर्क डन फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट टू एक्स, ये हो गया बाई कंजर्वेटिव फोर्स। लेकिन अब ये जो कंजर्वेटिव फोर्स है F इक्वल टू माइनस के एक्स, ये वेरिएबल है एक्चुअल में। उज्जवल बता, समझ में आया बेटा? ये बता जो, ये जो कंजर्वेटिव फोर्स है F इक्वल टू माइनस के एक्स वेरिएबल है, तो ये वर्क डन कैसे निकालेंगे जरा बता? इंटीग्रेशन से निकलेगा, क्यों नहीं है? बता ये कैसे निकलेगा? इंटीग्रेशन से निकलेगा। तो इसका मतलब ये निकलेगा माइनस ऑफ इंटीग्रेशन एफ डी एक्स। अब बता समझ में आया कि नहीं आया? बता जो है, कहां से कहां तक? रेफरेंस पॉइंट से एक्स तक बताते हुए चलना। समझ में आया कि नहीं आया बेटा? बताओ जो है, रेफरेंस पॉइंट से एक्स तक। ठीक, अब ये कितना हुआ देख, माइनस पहले से लगा हुआ है, इंटीग्रेशन एफ की वैल्यू थी माइनस के एक्स इंटू डी एक्स। अब समझ में आ गई तेरे बात बेटा, अब तेरे बात आ गई समझ में। तो सुन, रेफरेंस पॉइंट का मतलब हो गया x इक्वल टू 0, और ये हो गया x इक्वल टू एक्स, ये हो गया। अब देख, माइनस और माइनस तो हो गए प्लस, तो अल्टीमेटली ये कितना हो गया देख, के एक्स स्क्वायर बाई टू लिमिट्स फ्रॉम 0 टू x। तो जरा देखना, ये फाइनली हाफ के एक्स स्क्वायर आ गया कि नहीं आ गया? बता, बस हो गया, हैंस प्रूव। समझ में आई बात? एंडी, उज्जवल, मेका, बता बेटा ये समझ में आई कि नहीं आई बात जो है? स्प्रिंग फोर्स और उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्लियर है कि नहीं है? समझ गए ना, स्प्रिंग फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी उसकी क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। कंजर्वेटिव फोर्स F और इसकी पोटेंशियल एनर्जी U, इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। ये बताओ कि F और U में
शोले पिक्चर की। धर्म और वीरू की जोड़ी है कि नहीं होता? नहीं, धर्म तो वीरू थे यार, वीरू और क्या था उसका जो, चलो जो भी है, धर्म एंड वीरू। मैं तो भूल ही गया। उसकी जोड़ी है कि नहीं है बताओ ये। हाँ, जय और वीरू, हाँ मैं भूल गया जो है, जय एंड वीरू। बताओ उसकी जोड़ी है या नहीं है बेटा, बताओ जो है। जहां कंजर्वेटिव फोर्स वहां पोटेंशियल एनर्जी, और जहां पोटेंशियल एनर्जी वहां उसका कंजर्वेटिव फोर्स। बताओ उज्जवल, है कि नहीं है बता जो है। जहां कंजर्वेटिव फोर्स वहां पोटेंशियल एनर्जी, और जहां पोटेंशियल एनर्जी वहां उसका कंजर्वेटिव फोर्स, तो लग रहा होगा जय और वीरू की जोड़ी है। ठीक, अब चलते हैं दूसरी बात। ये मान लो एक कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है, कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। तो इसमें एफ और यू दोनों डिफाइंड होंगे। बताओ क्लियर है? अगर मान लो कोई एक कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है, तो उसमें एफ और यू दोनों होंगे। अब एक चीज और देखो, यहां पे एफ और यू की वैल्यू अलग होगी, यहां पे एफ और यू की वैल्यू अलग होगी, यहां पे एफ और यू की वैल्यू अलग होगी, यहां पे अलग होगी। इसका मतलब एफ और यू अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग होंगे। ये भी समझ में आ रहा है? बताओ, ये बताओ, एफ एंड यू डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स। अबे उल्लू गधा, दिल्ली में मुझ पे कुछ अलग फोर्स लग रहा होगा और यहाँ मेरी पोटेंशियल एनर्जी कुछ अलग होगी। बॉम्बे में मेरी फोर्स कुछ अलग लग रहा होगा, बॉम्बे में पोटेंशियल एनर्जी कुछ अलग होगी। तो अब ये बता कि एफ और यू अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग होंगे कि नहीं होंगे, बता जो है उज्जवल। एफ और यू की वैल्यू अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग होगी कि नहीं होगी, बताओ जो है, अलग अलग होगी। इसका मतलब एफ एंड यू ये फंक्शन ऑफ पोजीशन ऑफ पॉइंट होंगे, पोजीशन ऑफ पॉइंट। बताओ ये समझ में आया या नहीं आया बेटा, बताओ। मेरे कमरे में कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड लगा हुआ है, उसमें एफ और यू दोनों डिफाइंड हैं, दोनों की जय और वीरू की जोड़ी है। लेकिन एफ और यू की वैल्यू अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग है। इसका मतलब एफ और यू पोजिशन ऑफ पॉइंट के फंक्शन हो गए। ये बता गोपी, समझ में आया कि नहीं आया बेटा, बता। ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये हो गया। अब सुन, 3D स्पेस में पोजीशन में तीन वेरिएबल्स आ जाएंगे। कौन कौन से? एक्स, वाई और जेड। क्यों? ये बता, 3D स्पेस में पोजीशन में तीन वेरिएबल नहीं आएंगे, बता, एक्स वाई जेड। जैसे इसके कोऑर्डिनेट अलग होंगे, इसके कोऑर्डिनेट अलग होंगे, इसके कोऑर्डिनेट अलग होंगे, इसके कोऑर्डिनेट अलग होंगे। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि एफ या यू इट इज फंक्शन ऑफ थ्री वेरिएबल्स, एक्स
वाई और जेड। बताओ यहां तक भी क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अगर मैं पूरे स्पेस की बात करूं तो एफ और यू तीन वेरिएबल्स एक्स वाई जेड का फंक्शन होगा। लेकिन फिजिक्स में तुम जानते हो हम वेरिएबल कम से कम रखते हैं गोपी। फिजिक्स में ना वेरिएबल बहुत ज्यादा नहीं रखते बेटा जो है। ठीक, तो ये बता कि अगर 1D में मैं बात करूं, अबे बोला तो है ये फंक्शन ऑफ होता है बेटा जो है, ये जब होता है ये फंक्शन ऑफ होता है, फ्रिक्शन से मत कंफ्यूज करना। दिस इज कॉल्ड फंक्शन ऑफ। फंक्शन ऑफ इसका साइन भी होता है ना, हाँ ये है। अब सुन, 1D में पोजीशन में केवल कितने से काम चल जाएगा जरा बता। हाँ, पोजीशन में केवल एक वेरिएबल एक्स से काम चल जाएगा। तो इसका मतलब एफ या फिर यू ये फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल एक्स हो जाएगा। बताओ ये यहां तक भी बात क्लियर है कि नहीं है? एक बार दोबारा सुन लो। मेरे कमरे में कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड लगा हुआ है, तो यहाँ पे एफ और यू दोनों डिफाइंड है, लेकिन अलग अलग पॉइंट्स पे उनकी वैल्यूज अलग अलग है। दिल्ली अलग, मुंबई अलग, सब जगह अलग अलग है। इसका मतलब एफ और यू किसके फंक्शन हो गए? पोजीशन के। अगर मैं 3D स्पेस की बात करूं, ठीक है ना, अगर मैं 3D स्पेस की बात करूं तो पोजीशन में तीन वेरिएबल आएंगे एक्स वाई और जेड। लेकिन अगर मैं 1D स्पेस की बात करूं तो पोजीशन में केवल एक वेरिएबल एक्स से हमारा काम चलेगा, बस ये। ठीक है, अब सुनो अगली बात। एक और नया वर्ड आ रहा है तुम्हारा, पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन अभी 28 से मैंने तुम्हें बताया था फर्स्ट तक क्लास नहीं होगी, तुम्हें पिछला सब रिवाइज करने का फिर से टाइम मिलेगा बेटा। अबे उल्लू गधा, तू इतने ये सब चीजें मत पढ़ा कर, स्क्रोडेंजर और वेव इक्वेशन ये मत पढ़ा कर जो है। ठीक है, टेस्ट डेट तो वो बाय डिफॉल्ट वही होती है, लास्ट डे 9 PM। बाय डिफॉल्ट नहीं कर रखा लास्ट डे, हाँ लास्ट डे 9 PM कुछ ऐसा किया हुआ है ना बेटा जो है। ऑटो पायलट मोड में चला कर तू। हाँ ऑटो पायलट मोड में। ठीक, पार्शियल डिफरेंशिएशन सुनो। सबसे पहला, जेड मान लो 3x² है। इसका मतलब जेड इज ए फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल एक्स। क्यों? तो फिर हम जी सीधे सीधे लिख देते हैं dz/dx, और वो 6x हो जाता है। ये तो सिंपल है। क्यों? अगर z मान लो एक वेरिएबल x का फंक्शन है तो हम सीधे dz/dx लिख देते हैं 6x। अब दूसरा देखो, अगर z मान लो x² y³ दो वेरिएबल्स का फंक्शन है, तो फिर पार्शियल डिफरेंशिएशन आता है। देन पार्शियल डिफरेंशिएशन।
अब या तो मैं इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकता हूं और या y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकता हूं। गोपी समझ में आई बात बेटा क्या कह रहा हूं मैं? कि अगर मान लो वो 2 का वेरिएबल का वो है तो क्या होगा बताओ? पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा तो या तो मैं x के रेस्पेक्ट में कर सकता हूं और या y के रेस्पेक्ट में कर सकता हूं। तो अगर मुझे x के रेस्पेक्ट में करना है तो फिर सिंबल थोड़ा चेंज हो जाता है, डेल z अपॉन डेल x होता है बेटा। अब इसमें क्या होता है, y वाले फंक्शन को कांस्टेंट मान लिया जाता है, y क्यूब को एज इट इज मान लो बस। एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर दो 2x हो गया, बस हो गया। समझ में आ गया? बताओ इसका मतलब इसको क्या मान लिया तुमने? इसको कांस्टेंट मान लिया बस। अब डिटेल में तुम लोग फिर मैथ्स में पढ़ोगी और नीट वाले को पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, नीट को कोई इसकी वो नहीं है, और जेई वाले एस्पेरेंट उसमें पढ़ लेंगे। ठीक, इसी टाइप से ये बताओ डेल जेड अपॉन डेल वाई क्या होना चाहिए? बताओ डेल जेड अपॉन डेल वाई क्या होना चाहिए? आपके एक्स स्क्वायर को एज इट इज रख दिया तुमने, समझ गए ना? और वाई क्यूब को डिफ्रेंशिएट कर दो 3y²। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा तुम्हारे पार्शियल डिफ्रेंशिएशन। क्यों मेका बेटा पार्शियल डिफ्रेंशिएशन समझ में आ गया? जब एक से ज्यादा वेरिएबल है तो पार्शियल डिफ्रेंशिएशन होगा। अगर तुम x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो y को कांस्टेंट मानोगे, और अगर y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो फिर x को कांस्टेंट मानोगे। ये अब फिर से वहीं लौटते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स F और पोटेंशियल एनर्जी में। वो मैंने बता ही दिया तुम्हें, जय एंड वीरू की जोड़ी है बेटा इनकी। तो जहां कंजर्वेटिव फोर्स वहां उसकी पोटेंशियल एनर्जी, जहां पोटेंशियल एनर्जी वहां उसका कंजर्वेटिव फोर्स, वो रहेगा ही रहेगा। ठीक, अब दूसरी बात, ये आपस में ना एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं बेटा, रिलेटेड टू ईच अदर। जैसे काफी हद तक ये बताओ कि एस टी या वी टी ये आपस में रिलेटेड हैं कि नहीं बताओ? ये तो एस टी इक्वेशन वी टी इक्वेशन आपस में रिलेटेड हैं कि नहीं बताओ जो है? किससे? या तो डिफरेंशिएशन से या इंटीग्रेशन से। गोपी समझ में आ रहा है? जैसे एस टी और वी टी आपस में एक दूसरे से डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन से रिलेटेड है, इसी तरीके से सिमिलरली एफ फंक्शन और यू फंक्शन ये रिलेटेड हैं। किससे? आइदर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। मतलब एक सिंपल सी बात है कि अगर एक फंक्शन तुम्हें दिया हुआ है, हाँ ये मैं समझा नहीं दे रहा, इन दैट प्रूफ पार्ट, ये बात समझ में नहीं है। हाँ 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 हाँ,
सही कह रहा तू, मैं समझ गया, अब समझ गया। समझ गया बेटा जो है। ठीक है, अब इंटरेस्टिंग बात क्या है सुनो। ध्यान से देखना बेटा जो है, डिफरेंशिएशन में अगर सिंगल वेरिएबल है तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन होगा, बताओ। और अगर मोर देन वन वेरिएबल्स होंगे, हाँ, मोर देन वन वेरिएबल्स अगर होंगे तो फिर पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा। ये बात समझ में आ गई उज्जवल? ये कल होगा, वैसे आज नहीं होगा। डिफरेंशिएशन में क्या होगा, अगर एक सिंगल वेरिएबल होगा तो सीधे डिफरेंशिएशन, नॉर्मल डिफरेंशिएशन। और सिंगल ये वेरिएबल कब आएगा बेटा जो है, सिंगल वेरिएबल आएगा 1D में। तुमने अभी देखा था ना 1D में बेटा जो है। हाँ, सिंगल वेरिएबल 1D में था। और मोर देन वन वेरिएबल किस में था बेटा जो है, जब 3D स्पेस में था, तब की बात कर रहा हूँ। ठीक, अब चलते हैं इंटीग्रेशन में। इंटीग्रेशन के साथ बड़ा लफड़ा है। एक तो तुम जानते हो इसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाता है, क्यों? नहीं है, इसमें बहुत लफड़ा है। एक तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाता है सी। और बताओ सी को फाइंड करने के लिए क्या चाहिए होता है? उज्जवल, बता बेटा, सी को फाइंड करने के लिए क्या चाहिए होता है? लिमिट। टू फाइंड सी मतलब कुछ वैल्यू पता होनी चाहिए, क्यों? सम वैल्यू शुड बी नोन। और एक सिंपल सी बात और, कि अगर मान लो सिंगल वेरिएबल है तो फिर इंटीग्रेशन थोड़ा तुम्हें लग ही रहा होगा सिंपल होगा, क्यों? लग रहा कि नहीं लग रहा, बताओ बेटा। और अगर एक से ज्यादा वेरिएबल्स होंगे तो फिर इंटीग्रेशन थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। हाँ, टू बी कंटिन्यूड। एक बार जल्दी से सुन लो। जहां कंजर्वेटिव फोर्स वहां उसकी पोटेंशियल एनर्जी, या जहां पोटेंशियल एनर्जी वहां उसका कंजर्वेटिव फोर्स। पहली बात, दोनों एक दूसरे से डिफरेंशिएशन या फिर इंटीग्रेशन से रिलेटेड होते हैं। अगर एक फंक्शन दिया हुआ है तो उसको दूसरे फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। डिफरेंशिएशन में आ जाओ, अगर सिंगल वेरिएबल है तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन। और अगर एक से ज्यादा वेरिएबल्स हैं तो पार्शियल डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन में कांस्टेंट आएगा, उसके लिए लिमिट चाहिए होती है। और एक चीज मैंने और बताई कि सिंगल वेरिएबल में इंटीग्रेशन थोड़ा सिंपल होगा, और मोर देन वन वेरिएबल्स में इंटीग्रेशन क्या होगा, थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, बाकी चलो फिर नेक्स्ट उस पर करते हैं। ओके, बाय एंड थैंक यू। बाय बेटा।